हाँ जी। तो नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चलेगी आप सभी की तैयारी। तो करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। यह क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो आज अपने फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। फिजिक्स का टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है। यह टॉपिक अगर आप पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ और अच्छे ढंग से सीरियस होकर इस क्लास को करोगे तो ये क्लास 1 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगी। मतलब एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, फिर ये आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। और अगर आपने इसको बोरिंग समझ लिया कि सर ये तो आपने सारी स्लाइड भर रखी है, कोई भी डायग्राम नहीं है, कोई चित्र नहीं है, पता नहीं क्या होगा, अगर माइंड में पहले ही आपने वैसी इमेज बना ली तो ये क्लास आपके कभी नहीं समझ में आएगी। दोनों बातें ध्यान रखना। तो क्लास को पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि यह क्लास है जो टॉपिक है अपना विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, कि विद्युत क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या चीजें हैं, वो सारी बातें मैं इसमें करूंगा। दूसरी बात, यह जो टॉपिक होता है वो हर कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। एक तो लाइट वाला फेवरेट है, वहां से क्वेश्चन उठाता है, और एक इससे क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। इसके बिना फिजिक्स अधूरी है। क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, जब आप फिजिक्स का नाम लेते हो तो आपके माइंड में जब आप किसी के सामने फिजिक्स बोलते हो तो वो दो ही बातें कहेगा कि या तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है या लाइट से संबंधित है। बस दो ही बातें उसके माइंड में आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। जैसे बायोलॉजी, आप शब्द बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप कहोगे पेड़ पौधे और जंतु के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री का नाम लेते हो तो केमिकल के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से फिजिक्स के अंदर भी यही सेम चीजें होती हैं। ठीक है। तो करते हैं अपने शुरुआत। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले ले लेते हैं भगवान का नाम, है ना, और उस नाम को लेकर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। चलिए, विद्युत। तो विद्युत होती क्या है? यही लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो विद्युत की बात करेंगे अब अपने। तो क्या होता है? तो विद्युत में सबसे पहले हम समझेंगे स्थिर वैद्युत की। किसको समझेंगे? स्थिर वैद्युत की। क्या होती है ये स्थिर वैद्युत की? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने में आसानी होगी। हाँ जी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की शाखा, यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की एक ये ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम, जिसकी विषय वस्तु आवेशित पदार्थों का गुणधर्म है जिन पर विद्युत आवेश स्थिर रहता है। ये कह रहा है कि हम, एक ये विद्युत पर है डिपेंड, जिस पर क्या होता है, विद्युत आवेश स्थिर रहता है। यानी कि हम विद्युत आवेश के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं इसके बारे में। इसने कहा है कि विद्युत जो आवेश होता है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ वर्ड्स देखने पड़ते हैं बीच बीच में। चलिए, तो इसने कहा है कि जिसकी विषय वस्तु आवेशित पदार्थों का गुणधर्म है। ये किसका? आवेशित पदार्थों का। आवेशित पदार्थ। अभी आप बोलोगे सर आवेशित पदार्थ क्या होते हैं? शब्द आ गया, पहला ही टफ शब्द आ गया आपके सामने, आवेशित पदार्थ। तो आवेशित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं आपके? जिन पर आवेश होता है। क्या होता है? जिन पर आवेश होता है। अब आप कहोगे कि सर आवेश क्या होता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो स्थिर आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस पेशेंस बना के रखो, सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है। हुआ क्या था? क्या हुआ था? बात है 600 ईसा पूर्व की। कब की? 600 ईसा पूर्व, और इसको 600 बीसी भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ईसा पूर्व और ये बीसी क्या है? तो ये होते हैं प्यारे बच्चों, जो अपने बनते हैं ना
क्या बोलते हो आप इसे, ईसवी सन। तो जब ईसवी सन की शुरुआत हुई थी, कौन से ईसवी सन, जैसे अब सन चल रहा है 2026, तो जब ईसवी सन से आज से 2026 से पहले जब ईसवी सन की शुरुआत हुई थी, उससे पहले जो ईयर का मापन किया जाता था वो ईसा पूर्व में मापा जाता था। तो बात है सन 600 ईसा पूर्व की। एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, थैलस था। थैलस था इनका नाम, क्या नाम था, थैलस नामक वैज्ञानिक थे, नाम था इनका थैलस। क्या नाम था, थैलस नाम था। ठीक है। और आज मैंने अपनी क्लास देखी, मुझे भी थोड़ा एहसास हुआ कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है। तो वैज्ञानिक का क्या नाम था, थैलस नाम था। और कहां के रहने वाले थे, ये एक यूनानी थे। क्या थे, यूनानी। क्या थे, यूनानी थे ये। तो बहुत पुरानी बात है ये। ठीक है। यूनानी ने बिल्ली की खाल और अंबर को आपस में रगड़ा, बैठे थे ऐसे ही, तो इन्होंने बिल्ली की खाल और अंबर को ऐसे आपस में रगड़ा, और आपस में रगड़ने के बाद में उन्होंने देखा कि अब इससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होने लगे थे। उन्होंने देखा, क्या देखा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखी। इन्होंने देखा कि एक तो इन्होंने बिल्ली की खाल ले ली और एक अंबर ले लिया, इन दोनों को आपस में रगड़ा इन्होंने, आपस में रगड़ा। तब इन्होंने देखा कि आपस में रगड़ दिया, उसके बाद में क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इसको ये कागज के टुकड़ों के पास लेके गए ना, तो कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे थे। कागज के क्या हो रहे थे, टुकड़े आकर्षित हो रहे थे। तो इन्होंने इस बात को देख लिया और देखने के बाद वैसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं इस पर काम किया और कुछ भी इतना गौर भी नहीं किया, बस देख लिया भी हाँ कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं और छोड़ दिया उसके बाद में, बस इतना ही काम किया। तो बस आपको नाम ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 600 BC और थैलस ने, बस अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर कुछ समय बाद, यानी कि अब आधुनिक विद्युत जो युग है या आधुनिक विद्युत युग का जन्मदाता इसी सिद्धांत को या इसी प्रयोग को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो थैलस ने प्रयोग किया था, ये जो थैलस ने प्रयोग किया था, इस प्रयोग को ही क्या माना जाता है, आधुनिक विद्युत युग का जन्मदाता। यानी कि बेस यही था, शुरुआत हुई थी वो थैलस ने की थी, लेकिन बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन पर प्रयोग करते गए, चीजें आगे बढ़ती गई, लेकिन जो बेस था, जो नींव थी, वो इन थैलस का प्रयोग ही था। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो नींव रखी गई थी वो थैलस का प्रयोग ही था। हाँ, थैलस ने उन्होंने काम किया, उन्होंने वो देखा और उसके बाद में वो भूल गए, उस पर कोई काम नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया उसको। लगभग 2000 साल बाद में, लगभग 2000 साल बाद में क्या हुआ, 2000 वर्ष तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। थैलस की बातों पर 2000 सालों तक कोई ध्यान नहीं दिया, यानी इतना लॉन्ग टाइम बीत चुका था, 2000 साल तक इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 16वीं सदी में, यानी कि बात आती है 16वीं सदी, 16वीं सदी के 16वीं सदी में आपको पता है गैलीलियो थे। अब गैलीलियो यहां पर नाम क्यों आया है, क्योंकि गैलीलियो साइंस के जनक माने जाते हैं। गैलीलियो को क्या माना जाता है, साइंस का जनक माना जाता है, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा बीच में आ गया है, अनदरवाइज कोई नहीं। तो गैलीलियो के समकालिक एक वैज्ञानिक थे, यानी कि गैलीलियो के टाइम के, समकालीन का मतलब होता है, जैसे मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, अब समकालीन का मतलब ये होता है कि आपके जो राज्य है, जैसे राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजनलाल जी शर्मा, ठीक है, और उसके बाद में अगर किसी और राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इसी टाइम वो एक दूसरे के हो जाते हैं समकालीन, है ना। उसी प्रकार से 16वीं सदी में गैलीलियो के समकालीन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था, डॉक्टर गिलबर्ट। कहानी को सुनते जाना, बाद में तो स्पीड बनी जाएगी, बाद में तो स्पीड बनी जाएगी, कंसेप्ट आ ही जाएंगे सारी चीजें। एक बार मैं थोड़ा सा कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ये कहां के रहने वाले थे, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। इंग्लैंड की एक महारानी थी,
इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ महारानी थी। इनके ये क्या थे, गृह चिकित्सक थे, यानी कि घर के डॉक्टर थे। घर के डॉक्टर थे ये। घर के डॉक्टर थे कौन? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। लो जी, अब इन्होंने बताया कि अंबर व बिल्ली के खाल का जो प्रयोग किया था, किसने किया था? जो अपने वैज्ञानिक थे थेल्स ने, इन्होंने प्रयोग किया। उसके समान और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। कौन कौन सी बताई उन्होंने? कांच और रेशम बताया, लाख और फलाकेन बताया। ये इन्होंने दो तीन चीजें बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो कांच और रेशम को ध्यान में रख लेना बस एक बार आप। कांच और रेशम, यानी कि इन दोनों को आपस में रगड़ने पर आपको क्या होता है? एक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब मैं आपको चीजों पर लेकर चलता हूं दोबारा से। हुआ क्या था कि हम आज पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की, यानी कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ क्या था, 600 बीसी या 600 ईस्वी 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। तो वो ऐसे ही बैठे थे, कोई काम, मेरे जैसे बेले बैठे थे, कोई काम तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल और अंबर नामक पदार्थ का दोनों को आपस में इस तरह से रगड़ना शुरू कर दिया, इस तरह से। और रगड़ने के बाद में दोनों को साइड में रख दिया, अलग अलग करके रख दिया। उन्होंने देखा कि दोनों चीजें कागज को अट्रैक्ट कर रही है, कागज के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अट्रैक्ट कर रही है। और अट्रैक्ट करने के बाद में उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और उन्होंने उस बात को वहीं छोड़ दिया, उस बात को वहीं छोड़ दिया, भूल गए। लगभग 2000 साल तक इस बात पर किसी ने कोई विचार नहीं किया। 2000 साल तक इस पर किसी ने कोई विचार नहीं किया। फिर बात आती है 16वीं सदी की। कब की बात आती है? 16वीं सदी की बात आती है। तो 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, जो किसके समकालीन थे? गैलीलियो के समकालीन थे। अब आपको कि सर गैलीलियो को बीच में क्यों लाया गया? तो गैलीलियो एक फिजिक्स के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। साइंस के जनक भी इनको ही माना जाता है, ठीक है। इस वजह से इनको थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया गया, यानी कि गैलीलियो के समकालीन थे। यानी कि गैलीलियो कहीं और काम कर रहे थे, ये कहीं और काम कर रहे थे, लेकिन टाइम पीरियड था वो दोनों का सेम था। तो जो डॉक्टर गिलबर्ट थे वो इंग्लैंड की एक महारानी थी, एलिजाबेथ महारानी थी एलिजाबेथ। उनके घर पे डॉक्टर थे, यानी कि घरेलू डॉक्टर थे। उनके घर पे घरेलू डॉक्टर थे। तो उन्होंने एक बात बताई कि थेल्स ने एक बार प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि थेल्स ने जो प्रयोग किया था ना, बिल्ली और अंबर वाला, तो ये बिल्ली और अंबर के अलावा जो और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप आपस में रगड़ते हो ना, तो आपको और चीजों को आप आकर्षित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आकर्षित कर सकते हो। ये बात उन्होंने बोल दी थी। अब आप काफी टाइम से फिजिक्स मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हो, काफी टाइम हो गया आपको फिजिक्स पढ़ते हुए, है ना? काफी टाइम हो गया आपको फिजिक्स पढ़ते हुए। तो आपने देखा होगा कि जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है इस तरह से, तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? सर आपने तो बताया था, ठोस और ठोस के मध्य घर्षण बल लगता है। रगड़ना का मतलब घिसना ही तो होता है। अब जैसे मैं इसको इस तरह से घिस रहा हूं, तो घर्षण तो हो रहा है, ठीक है। तो घर्षण से अब जो दोनों चीजों को आपस में रगड़ रहे थे और उससे जो आवेश प्राप्त हो रहा था, तो उससे बोला गया घर्षण से प्राप्त विद्युत। घर्षण से प्राप्त विद्युत को बोला जाता था घर्षण विद्युत या स्थिर वैद्युत। यानी कि अगर पूछ ले कि घर्षण विद्युत या स्थिर वैद्युत क्या होती है, तो आप कहोगे कि जब दो चीजों को या दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और उसे ही घर्षण से प्राप्त विद्युत को घर्षण विद्युत बोला जाता है या स्थिर वैद्युत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घर्षण वैद्युत बोला जाता है या स्थिर वैद्युत बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है, इतनी सी, इतनी बात समझ में आई? आइए तो इसको डन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। फिर क्या हुआ? अब आवेशों के प्रकार के बारे में बताया गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं?
आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम आवेशों के प्रकार के बारे में बढ़ेंगे। यहां तक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बहुत कम उठाता है, लेकिन एक कहानी थी वो मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बता दी है। अब अपने सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि अब आपको पता लग गया कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, कई बार क्या होता है ये टॉपिक है ना, इतना मतलब थोड़ा सा बोरिंग नहीं कहूंगा मैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है, इसलिए आपको लगता है कि बोरिंग है, क्योंकि अपनी आदत है आसान चीजों को पकड़ना और मुश्किल चीजों को छोड़ना। आवेशों के प्रकार। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। तो दोनों में ही समान परिणाम व विपरीत प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न होता है। वेरी गुड। इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये कोई वस्तु ए है और ये कोई वस्तु बी है, इन दोनों को आप आपस में रगड़ोगे, इन दोनों को यानी कि रगड़ने से एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इस तरीके से आप उनको आपस में रगड़ते जाओगे तो क्या होगा, तो दोनों में ही यानी कि इसमें और इसमें आवेश समान परिणाम, यानी कि परिणाम तो क्या होगा, दोनों का समान ही होगा, यानी कि इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर 5 है तो इधर भी 5, ठीक है, समान परिणाम व विपरीत प्रवृत्ति, यानी कि प्रवृत्ति क्या होगी, दोनों की विपरीत होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, विपरीत प्रवृत्ति के आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं, 2 ही हैं आवेश, तो एक होता है पॉजिटिव आवेश, कौन सा, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, धन आवेश, और इसको बोला जाता है नेगेटिव को ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश की हम अब बात करेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश की अब हम बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। धन आवेश पॉजिटिव और ऋण आवेश नेगेटिव। इन धन आवेश और ऋण आवेश ये 2 शब्द हैं या पद हैं, इसके बारे में, पदों के बारे में किसने बताया, तो पदों का प्रयोग जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अभी अपने पास कितने वैज्ञानिक आ चुके हैं, सर अभी हमारे पास 3 वैज्ञानिक आ चुके हैं, कौन कौन से, थैलस, गैलीलियो और डॉक्टर गिलबर्ट, और चौथे वैज्ञानिक आ चुके हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आधुनिक विद्युत युग के जन्मदाता थैलस के प्रयोग पर ही आधारित थे। फिर प्रयोग अगला जो गिलबर्ट ने क्या काम किया, वो गैलीलियो के समकालीन आवेश थे, और उन्होंने बताया कि बिल्ली की खाल और अंबर के अलावा भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है जो बिल्ली वाले कॉन्सेप्ट में पाया गया था। फिर धन आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार देखेंगे तो एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। इन पदों का जो यूज है या प्रयोग है वो किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि एक तो आवेश होता है पॉजिटिव और एक आवेश होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस आधार पर बने हैं उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। सहजातीय आवेश कौन से होते हैं, कौन से, सहजातीय। सहजातीय आवेश होते हैं वे आवेश जो समान होते हैं, वे आवेश जो समान होते हैं, और समान आवेश में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। सहजातीय में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को दूर करना, यानी कि मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेश और ये भी पॉजिटिव आवेश, इन दोनों को अगर आप पास पास में रखोगे तो आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। अब प्रतिकर्षण पाया कैसे जाएगा, इसको मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूं। आपको पता है, मान लीजिए 2 बंदे हैं और दोनों ही क्या है, बेरोजगार है, दोनों ही क्या है, बेरोजगार है, तो दोनों को पैसों की जरूरत है। अब दोनों के पास पैसे नहीं है तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पहले से पता है ये भी मेरी तरह ही है, ये भी मेरी तरह है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, क्योंकि पास आने का कोई फायदा ही नहीं है।
और उस दोनों की प्रजाति क्या होगी, सहजातीय, है ना। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों के गुण क्या है, समान है, तो समान गुण वाले हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, फिजिक्स का ये नियम है, समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। याद रखनी है ये बातें, आगे चुंबक का करवाऊंगा तो वहां पर आपको और चीजें डिटेल से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो समान आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। आगे बात करते हैं, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और विजातीय आवेश हमेशा क्या करते हैं, इनमें हमेशा आकर्षण होता है। विजातीय में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। कैसे आकर्षण होता है वो अब मैं आपको बताता हूं। देखो विजातीय का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव के पास मैं नेगेटिव लेकर जाऊंगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। और नेगेटिव के पास अगर मैं पॉजिटिव को लेकर जाऊंगा तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षण करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को पास पास में रखा जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आने का कोशिश करेंगे। यानी कि मान लीजिए एक बंदा बेरोजगार है और एक बंदे के पास पैसे हैं, तो ये इसके पास जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा क्योंकि इसे पैसों की जरूरत है। ये इसके पास जाएगा, क्यों, क्योंकि इसे काम की जरूरत है, यानी कि इसको बंदा चाहिए काम करने वाला। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो दोनों की जातियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार के आकर्षण को बोला जाता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश बोला जाता है। सहजातीय आवेश हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश हमेशा आकर्षण करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो पॉजिटिव आवेश हो गया, नेगेटिव आवेश हो गया, ये बातें भी आपको पता लग गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं अगली शुरुआत, विद्युतीकरण का सिद्धांत। यानी कि विद्युतीकरण के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए विद्युत को लेकर, कि विद्युत क्या होती है, विद्युत कैसे बनती है, विद्युत का निर्माण कैसे होता है, वो सारी बातें अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी। तो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेशों की घटना को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसके कारण, घर्षण के कारण, क्योंकि अब हम सिर्फ स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, अभी तक हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंथी है, लगभग इसके 12-13 टॉपिक हैं, तो वो मैं सारे आपको करवाऊंगा। लगभग इस टॉपिक की 20 से 25 क्लासेस आपको बनेगी इस पूरे चैप्टर की। तो फिर भी मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से करवाऊंगा, कोई मुझे वो जल्दबाजी नहीं है, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको करवाने का, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश, तो आवेश किसके कारण उत्पन्न किए, हमने घर्षण करके ही तो आवेशों को उत्पन्न किया है। दो चीजों को आपस में रफ किया, इस तरह से रफ किया, दोनों में क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इस घटना को समझने के लिए, इस घटना को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें रखी। अलग अलग, किसी वैज्ञानिक ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन एक जो बात बोली गई वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को माना गया, उसे सर्वमान्यता दी गई। कौन से सिद्धांत को, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को मान्यता दी गई। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि बाकी तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बोली थी, लेकिन जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई, सर्वमान्य उसे ही माना गया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आवेश उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आवेश आपके हैं जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। चलिए आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे बातें। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। किसके बारे में पढ़ते हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने का प्रयत्न या प्रयास करते हैं। क्या था ये, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, याद करो जब मैंने आपको परमाणु संरचना पढ़ाई थी, जब मैंने आपको केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, परमाणु को डिटेल से पढ़ाया था, तो हमने 3 वैज्ञानिकों का जिक्र किया था। एक थॉमसन का जिक्र किया था, जे थॉमसन, एक रदरफोर्ड का जिक्र किया था,
और एक नील बोर का जिक्र किया था। 3 वैज्ञानिक याद है ना, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। अब मुझे ये बताओ, केमिस्ट्री वाली क्लास को देखा है आप सभी ने, तो थॉमसन ने केमिस्ट्री में क्या काम किया था, कमेंट सेक्शन में डालो। रदरफोर्ड ने केमिस्ट्री में क्या काम किया था, कमेंट सेक्शन में डालो। और नील बोर ने केमिस्ट्री में क्या काम किया था, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये तीनों काम आपको करने हैं, ठीक है, ईमानदारी से, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं हूँ भी हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ, वो तो कुछ कह नहीं सकता भी, है ना। लेकिन आपकी ईमानदारी है, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो आपको याद ही होगा, आपका ही फायदा है, ठीक है। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों ने, इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे, लेकिन नाम 3 ही है, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। इन्होंने क्या बोला इस सिद्धांत में कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से एक वस्तु के परमाणुओं के सभी या बाहरी कक्षा में भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के परमाणु में चले जाते हैं। लो जी, अब बात करते हैं इनकी। क्या बोला था इसने, कुछ पल्ले पड़ा? सर हमारे तो नहीं पड़ा पल्ले, नहीं पड़ा तो अब पल्ले पड़ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। बस मुझे मात्र 1 मिनट का समय दीजिए, आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं छोटा सा इसी के बीच, ध्यान से देखना। अब इसी के साथ साथ बीच में मेरे याद आ गया, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मैं करीब आ रहा हूं आपके। ये देखो, ये है इंक। इसको मैं ऐसे खोल सकता हूं? नहीं खोल सकता ना, क्यों? क्योंकि बल लगा रहा हूं, नहीं लग रहा। लेकिन बल आघूर्ण के द्वारा मैं इसे बड़ी आरामदारी से खोल देता हूं। मेरे हाथों की मूवमेंट को देखना भाई, ठीक, ये खुल गया। चलो, ये हो गया। अब आगे जिक्र करते हैं थोड़ा सा, और आपको चीज दिखाता हूं। अब मुझे इसी मार्कर में इंक डालनी है। तो इस तरह से, पहली बार मैंने इस तरह से खोला था, इस बार मार्कर का ढक्कन है वो उल्टा खुलता है। ये देखो, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मार्कर हमेशा उल्टी दिशा में घुमाना पड़ता है तब जाकर खुलता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि बीच में अपने को डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मैंने चलती क्लास के बीच में इंक इसलिए डाल दिया तो कि मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता था, इसलिए मैंने चलती क्लास में इंक को इसमें भरना की कोशिश की है। चलिए आगे बात करते हैं। इंक भी भर लिया है हमने। बोर मत होना, बोर मत होना, बोर मत होना प्यारे बच्चों, पेशेंस बना के रखो। टॉपिक यस ये बस इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इंटरेस्ट समझना। इन्होंने क्या बोला इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि जब दो वस्तुओं को, मान लीजिए ये कोई वस्तु का एक परमाणु है और ये कोई वस्तु का एक परमाणु है, यानी कि दोनों वस्तुएं हैं। चलो इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, वस्तु ए वस्तु बी, इन दोनों को मैं आपस में रगड़ रहा हूं। तो वस्तु में क्या होते हैं परमाणु, तो मैंने इसका परमाणु भी निकाल लिया और इसका परमाणु भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप याद करो परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक, दोनों में नाभिक है ए बी, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये एक कक्षा है, ये एक कक्षा है और ये परमाणु की क्या है, बाहरी कक्षा, क्या है, बाहरी कक्षा। ये भी परमाणु की बाहरी कक्षा होगी कोई परमाणु की, यानी कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अंदरूनी कक्षा संतुलित होती है तभी तो बाहर वाली कक्षा आती है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे होते हैं, इधर भी भ्रमण कर रहे हैं, इधर भी भ्रमण कर रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, इधर वाली कक्षा में, ठीक है। इधर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं घर्षण के दौरान। कौन सी कक्षा के जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, बाहरी कक्षा के, बाहरी कक्षा के गति करते हुए या भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन, गति या भ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन, करते हुए इलेक्ट्रॉन। ये एक परमाणु की कहानी नहीं है, सभी परमाणुओं में ऐसा होता है, सभी परमाणुओं में ऐसा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन उथल पुथल हो जाते हैं, इधर उधर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा इधर इधर इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाते हैं। तो याद रखना बाहरी कक्षा के,
ये देखो आप समझोगे कि सर हमें रियल में प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो इस वजह से ये आपस में इधर उधर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से एक वस्तु के परमाणु की बाहरी कक्षा में भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के परमाणु में चले जाते हैं। तो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण की वजह से ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। किस वजह से आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से ही आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पहली वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर वाले में गए थे, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और यहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ए में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बी में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर आता है नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन कमी हुई है, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दान किया है। तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसको याद करने के लिए जो देता है वो पॉजिटिव होता है, और जो आवेश या कोई चीज को ग्रहण करता है वो हो जाता है ऋणी। क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दाता पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ग्राही नेगेटिव चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो पहली वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिस पर आ जाता है धनावेश, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है जिस पर आ जाता है ऋणावेश। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कमी वाला नेगेटिव होगा, तो ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला हमेशा धनायन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि वाला हमेशा ऋणायन बनाएगा। तो ऋणायन और धनायन कैसे बनते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। ऋणायन और धनायन कैसे बनते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब धीरे धीरे अपने थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया होता है कोई, है ना। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई पर्टिकुलर एरिया। चलो अब मैं आपको इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा मतलब होता है, जहां पर या तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है, या जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के खंबे वगैरह लगे होते हैं, तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करना। क्या नोटिस करना, कि वहां पर खतरे के निशान का डायग्राम या कोई चित्र लगाया होता है कि इतने इतने एरिया में आप नहीं आ सकते, या यहां पर इतने इतने एरिया में खतरा है ना। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई टावर बना दिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके एक पर्टिकुलर आपको एरिया दे दिया जाएगा कि इतने एरिया में आप आओगे तो आपके लिए खतरा है। क्या है, खतरा है। इस तरीके से आपको निशान भी लगा हुआ मिल जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला गया वो हम पढ़ते हैं। तो किसी जगह विद्युत से अश्वित, यानी कि किसी जगह, कोई भी जगह या कोई वस्तु विद्युत से क्या है, आवेशित है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर क्या है, आवेश है, विद्युत आवेश उसके अंदर है। तो अगर किसी जगह में विद्युत से आवेशित अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र, असीमित नहीं बोला इसने, सीमित बोला है, यानी कि फिक्स एरिया होगा। ऐसे नहीं कि पूरे में नहीं, कोई फिक्स एरिया होगा, फिक्स एरिया होगा, उसी एरिया में फिक्स क्षेत्र पर पड़ता है, और यह क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए। अब आपको ऐसा लगता है, यानी किसने क्या बोला कि यह सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यह ना अनंत दूरी तक फैला होना चाहिए, कि कहीं तक भी हो सकता है इसका प्रभाव। लेकिन ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से इतने मान लेते हैं कि इसका प्रभाव कहीं भी हो सकता है, चारों ओर अनंत दूरी तक, इन्फिनिटी दूरी तक। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन व्यवहार से ऐसा नहीं होता।
तो ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया बना दिया एक। ये क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। क्या बोला है, किसी जगह विद्युत से आवेशित वस्तु को अगर रखी जाती है तो उसका प्रभाव, यानी कि इस वस्तु का प्रभाव, उस आवेश का प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है, चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है, और यह अनंत दूरी तक फैला होना चाहिए। यानी कि यह जो क्षेत्र है ना, वो अनंत दूरी तक फैला होना चाहिए, जो सैद्धांतिक रूप से हमें लगता है ना। लेकिन प्रैक्टिकली यह चीज पॉसिबल नहीं होती, व्यवहार से ऐसा नहीं होता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत कोई आवेशित वस्तु है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र होता है जिसमें उसका प्रभाव देख सकते हैं, या वो दिखाने की प्रवृत्ति रखता है, दिखाने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए, आपने खेतों में खंभे लगे हुए देखे होंगे, है ना, और भी बहुत से अपने घरों में भी देखते हैं। लेकिन घरों में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो है लेकिन कम होता है, अपने फील नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है, हर वस्तु के अंदर ऐसा होता है, इसलिए तो विद्युत के जो तारे होती है उनको ढककर रखा जाता है, खुला नहीं रखा जाता। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है विद्युत बल रेखा। क्या होती है, विद्युत बल रेखा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है विद्युत से आवेशित, तो उसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है इस तरह से। ठीक है, एक क्षेत्र होता है, ये मैंने ऐसे बना दिया है। इसको कैसे बनाए, इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा वह पथ होता है, यह एक पथ होता है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है। यानी कि इस पर पथ एक स्वतंत्र धनावेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, या तो चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। यह वक्र होता है, यानी कि एक साइकिल होता है, इस प्रकार से वक्र होता है, जिसमें किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके चारों ओर का ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस पर कोई भी धनावेश स्वतंत्र रूप से या तो गति करता है या गति करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो यह एक वक्र होता है जिसमें किसी भी बिंदु पर आप कहीं भी एक स्पर्श रेखा खींच दो, कहीं भी, यहां, 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 और आपको पता है स्पर्श रेखा हमेशा बाहर की तरफ ही खींची जाती है। तो स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो वो उसकी दिशा को बताती है, किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है खींची गई स्पर्श रेखा। ये रेखाएं केवल एक समतल में न होकर माध्यम में प्रत्येक दिशा में होती है। तो ये समतल में न होकर हर दिशा में होती है विद्युत बल रेखाएं, हर दिशा में ये होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो मैंने आपको बहुत बार करवाए हुए हैं। विद्युत क्षेत्र बता दिया, विद्युत बल रेखाएं बता दी, विद्युत के बारे में कॉन्सेप्ट बता दिए। अब अपने बात करते हैं चालक। बताने की जरूरत है या नहीं है, सर नहीं जरूरत है, चलो मैं बता देता हूं। वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह सरलता से करते हैं, आवेश का प्रवाह सरलता से करते हैं। ठीक है, अब करते क्यों हैं, क्योंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आवेश का कारण बनते हैं, वही क्या बनते हैं, आवेश का कारण बनते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश का कारण बनते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो आवेश के प्रवाह को सरलता से होने देते हैं, आवेश के प्रवाह को अपने में से आसानी से पास होने देते हैं। यानी कि आवेश को कहीं भेजना है, अब सीधा तो आवेश जा नहीं सकता, यहां से इलेक्ट्रॉन है यहां भेजना है, कूद कर तो जा नहीं सकता, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। तो ये माध्यम कैसा होना चाहिए, जो क्या करेगा, सरलता से इसको भेज देगा। यानी कि कोई माध्यम ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को या आवेश को सरलता से ट्रांसफर कर दे, तो वो क्या होंगे, वो पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं। तो जैसे सभी धातु, सभी धातु, यहां पर धातु में एक बात करें तो अपने जो घरों में तार यूज करते हैं वो तांबे के यूज करते हैं या एल्यूमिनियम के यूज करते हैं। लेकिन विद्युत का
सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है, तो वो होती है प्यारे बच्चों चांदी। बहुत बार मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है, याद रखना है, पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि एल्यूमिनियम का तार हम घरों में यूज करते हैं। कौन सा? एल्यूमिनियम का तार है जो हम घरों में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का तार, तांबे का तार हम घरों में यूज करते हैं। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो एल्यूमिनियम या तांबा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होती है। कौन होती है? चांदी या सिल्वर होती है। तो सर फिर चांदी की तारें क्यों नहीं लगाते? अगर चांदी की तारें लगा देना तो मेरे जैसे और आप जैसे खंबे उखाड़ के ले जाएंगे घर पे, है ना? क्यों? क्योंकि चांदी के जो आभूषण होते हैं वो आभूषण बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जब मैंने आपको चांदी टॉपिक करवाया था, धातु में चांदी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहां पर मैंने पूरी जानकारी दी थी। उसके साथ साथ चांदी होती है वो महंगी होती है। महंगी होने का रीजन भी मैंने आपको बताया था, इसी वजह से उसके आभूषण बनते हैं, वो रीजन भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है, क्वेश्चन आप गलत मत करना। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होती है, ठीक है। तो और चांदी वही है जो चांदी की आप बात करते हो कि चांदी दी चांजर वाली, है ना? तो सभी धातु विद्युत के सुचालक होती हैं। अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल या एसिड, अम्ल भी धातु के सॉरी अम्ल भी चालक होते हैं विद्युत के। क्षार भी चालक होते हैं विद्युत के। लवण और लवण के जलीय विलयन, लवण के जलीय विलयन लिखो। जैसे आप नमक को पानी में घोल दोगे, नमक क्या है? लवण होता है। नमक को आप पानी में घोलोगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगी? परिवहन करेगी। मानव शरीर, मानव शरीर आप देखा होगा, ये वैसे बहुत दुखद घटना हो जाती है कई बार कि किसी को करंट लग जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है ना? तो इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी है वो विद्युत का चालन करती है। क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। इसीलिए हमारी जो सेल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डैमेज हो जाती हैं, पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो पूरा रुक जाता है, इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर एक है ना, मैंने अभी बोला कि लवण का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। आगे बात करते हैं अचालक, या अचालक को कभी कभी कुचालक भी कहा जाता है। अचालक को कभी कभी क्या कहा जाता है? कुचालक भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, जो आवेश का प्रवाह नहीं करेंगे या उसमें रुकावट पैदा करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके कुचालक। क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। जैसे लकड़ी, लकड़ी में कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है? करंट प्रवाहित होता है? नहीं होता। रबर में होता है? नहीं होता। तभी तो जो करंट की तारें होती है उनको रबर से ढका जाता है। आगे कागज, शुद्ध जल, शुद्ध अशुद्ध जल। देखो प्यारे बच्चों, मेरा सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने का भाई आपको समझाना, थ्योरी समझाना, आपके क्वेश्चन सही करवाना मकसद है। जो मैं बता रहा हूं उसको घर पर प्रैक्टिकल कतई भी न करें। अगर आपको प्रैक्टिकल करने के दौरान कोई नुकसान होता है तो इसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप घर पर ये प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन की हुई है कि शुद्ध अशुद्ध जल, या जिसको आप नॉर्मल भाषा में डिजिटल वाटर बोल देते हो, डिजिटल वाटर, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। शुद्ध जल या शुद्ध अशुद्ध जल, डिजिटल वाटर जिसको आप बोलते हो, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बच्चों को लगता है या आपको लगता है कि जो आपका क्या बोलते हो आप उसे, जल में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रवाहित होती है, तो वहां पर आपको कुचालक में आपको ऑप्शन देता ही देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध अशुद्ध जल होता है ना, वो आपका विद्युत का कुचालक होता है, और लवणों का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यहां से अगर वो क्वेश्चन उठाएगा तो उठा सकता है, चालक और कुचालक से। आगे बात करते हैं अर्धचालक। कौन से? अर्धचालक के बारे में। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो विद्युत की चालकता होती है वो चालक व कुचालक पदार्थों के बीच की होती है, यानी कि चालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच कैसी होती है ना, बीच का काम होता है, उस प्रकार के पदार्थों को बोला जाता है अर्धचालक। एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। कौन सा? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है,
कार्बन होता है और सेलेनियम होता है। दोबारा से लिख रहा हूं, आप भी लिख लो कमेंट सेक्शन में या अपनी कॉपी पे। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। जर्मेनियम, जर्मेनियम अर्धचालक होता है। कार्बन, ये भी आपका अर्धचालक होता है। और सेलेनियम, सेलेनियम भी क्या होता है? आपका अर्धचालक होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%। आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको स्टार लगाओ और इसको याद करो। कौन कौन सा? सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम और सेलेनियम। चलिए आगे बात करते हैं अब कुछ और विशेष विशेष बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार बातें आगे हम और देखेंगे। और एक तो मैं भूल जाता हूँ चीजें रख के। चलिए, भूलना अच्छी बात है भाई, इंसान को भूलते रहना चाहिए। चलिए, ताप बढ़ने पर याद रखना है, ताप का प्रभाव देखें तो ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है। लो जी, एक शब्द आ गया, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है बच्चों? रुकावट। क्या होता है? रुकावट। ठीक है, रुकावट होती है। जैसे आती है ना, अपनी लाइफ में भी बहुत सारे प्रतिरोध आते हैं, उसी प्रकार लाइट के भी रास्ते में बहुत सारे प्रतिरोध आते हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ने पर पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है व चालकता कम होती है। अगर आप चालक पदार्थों का, जो पदार्थ चालक मैंने ऊपर बताए थे, अगर चालक पदार्थ कौन कौन से बताए थे? सभी धातु बताई थी, अम्ल बताया था, क्षार बताया था, लवण का जलीय विलयन बताया था, मानव शरीर बताया था। अगर इनका आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इनकी प्रतिरोध जो होगा, रुकावट जो होगी वो बढ़ जाएगी और चालक आवेशों का चालन करने की क्षमता होगी वो हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो T समानुपाती R और T समानुपाती 1 में चालकता को लिखता हूं C से। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर चालकता कम होगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से मैं एक बात ये भी लिख सकता हूं, तो T समानुपाती R में C। ठीक है, इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, क्योंकि प्रतिरोध R, चालकता C। आगे, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थों की चालकता बढ़ती है। ये लगाओ स्टार। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की चालकता में आई थी कमी, लेकिन अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। परम शून्य ताप पर, जब परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि परम शून्य ताप जब T बराबर आपका 0 हो जाएगा, तब क्या होगा? तब अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्या करेंगे? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसकी भांति, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। तो अगर आप ताप को कम करते जाओगे तो उनकी चालकता में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और T0 तो वो अर्धचालक होंगे, वो कुचालक बन जाएंगे। और अगर आप अर्धचालकों की चालकता बढ़ाना चाहते हो तो आप उसमें अशुद्धि मिला सकते हो। अर्धचालकों में अगर आप अशुद्धि मिला दोगे तो भी आप उसकी चालकता को बढ़ा सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको करवाई हुई हैं केमिस्ट्री में। चालक पदार्थों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बता के गया था। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब चालक होते हैं तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं और चालकता होती रहती है। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब ही नहीं है। इस वजह से वो अचालक होते हैं। अर्धचालक में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अर्धचालक अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उनमें होते हैं। अगर अर्धचालकों की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर उनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस के अंदर उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। और
अगर उसमें आप अशुद्धि मिला दो तो भी आप उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हो। अर्धचालकों में अगर आप अशुद्धि मिला दोगे तो भी आप उससे चालकता प्राप्त कर सकते हो। ये थे अर्धचालक, चालक और कुचालक की बातें। आगे देखते हैं अगली क्या बातें हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करें तो क्या होता है, चालक इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा। यानी कि कोई भी चालक पदार्थ है उसका क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश स्थित है, स्थित आवेश, स्थित आवेश की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी चालक पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में, पर्टिकुलर एरिया में कितना आवेश स्थित है, उसे ही बोला जाता है पृष्ठ घनत्व। क्या बोला जाता है, पृष्ठ घनत्व। अगर पृष्ठ घनत्व का सूत्र देखें तो क्या आएगा कि आवेश कितना है एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में, पर्टिकुलर क्षेत्रफल में। ध्यान दो, अगर क्षेत्रफल कम है, अगर क्षेत्रफल कम है तो आवेश का घनत्व क्या होगा, ज्यादा। क्षेत्रफल ज्यादा तो घनत्व कम, है ना। वही घनत्व वाली कहानी है जो हमने घनत्व पढ़ा था ना, सेम वही बात है। तो चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार पर निर्भर करता है कि चालक का आकार कैसा है। अगर चालक का आकार बड़ा है तो उसका पृष्ठ घनत्व कम, और अगर चालक का आकार छोटा है तो उसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा, ज्यादा, है ना, क्योंकि एरिया कम है। ठीक है। चालक के समीप अन्य चालक वस्तु या विरोधी वस्तु। अब ये इस पर तो आकार पर तो निर्भर करता ही करता है। अब इस चालक वस्तु के पास में चालक वस्तु रखी है, या इस बात पर भी निर्भर करता है, या रोधी यानी कि विद्युत रोधी वस्तु रखी है, विद्युत रोधी वस्तुएं आसपास रखी है, उस पर भी ये निर्भर करता है। कौन, पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व किस किस बात पर निर्भर करता है, एक तो चालक के आकार पर, चालक के पास कौन कौन सी विद्युत चालकता वाली वस्तुएं रखी हैं इस बात पर, या कौन कौन सी या किस प्रकार की विद्युत रोधी वस्तुएं रखी हैं उस बात पर चालक का पृष्ठ घनत्व है जो निर्भर करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक नुकीले भाग पर होता है। बिल्कुल होगा भाई, नुकीले भाग पर। देखो, एक ये है और एक ये है, दोनों तो है तो वस्तु। यहां पर पृष्ठ घनत्व ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कम। यहां पर पृष्ठ घनत्व कम क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा। ये देखो, ये क्षेत्रफल ज्यादा है, ये क्षेत्रफल कम है। तो जहां पर क्षेत्रफल कम, पृष्ठ घनत्व ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो पृष्ठ घनत्व कम। नुकीले भाग पर होता है क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है। जब, अब अगला फैक्ट देखो, अगला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है बोर हो रही हो, चलो 10-5 मिनट और रुक जाओ फिर, और क्या। मुझे भी भूख लग गई है, मुझे भी खाना खा ही लेता हूं मैं भी, है ना। चलिए, जब वायु के कण, जब वायु के कण नुकीले आवेशित चालक के संपर्क में आते हैं, अब देखो मान लीजिए ये क्या है, नुकीला, यहां क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है, ये है वायु के कण, ये वायु के कण हुए। तो जब वायु के कण नुकीले आवेश चालक के संपर्क में आते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं। तो ये कण इसके संपर्क में आया तो इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो ये कण भी क्या हो जाते हैं, अब आवेशित हो गए। ये कण भी क्या हो गए, अब आवेशित हो गए। ठीक है, आवेशित हो जाते हैं तथा प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। अब ये प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं, प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं, प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। यहां से कहां चले जाएंगे, इसके पास तो रहेंगे नहीं, दूर चले जाएंगे। ठीक है, वे उनका स्थान लेने के लिए वायु के नए कण आते हैं। अब यहां से वायु के नए कण आते रहेंगे, नया कण आया, ये बड़ा कण आवेशित हुआ, चला गया, ये बड़ा कण आया, दूर चला गया। यानी कि
पुराने कण आवेशित होकर दूर दूर जाते रहेंगे और हवा के नए कण है वो आते रहेंगे। ठीक है, नए कण आ जाते हैं। यह क्रिया लगातार बार बार चलती रहती है। इस प्रकार वायु के कणों द्वारा आवेश बाहर जाने की घटना, इस प्रकार अब यहां से तो आवेश बाहर जा रहा है ना, यहां से आवेश बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है सर, हवा के माध्यम से जा रहा है। तो इसको बोलते हैं संवहन विसर्जन। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? संवहन विसर्जन। क्या बोला जाता है? संवहन विसर्जन। और यह जो संवहन धारा होती है, यानी कि एक धारा के रूप में तो बह रही है, धारा होती है, उसे बोलते हैं विद्युत पवन। क्या बोलते हैं? विद्युत पवन। विद्युत पवन बोला जाता है। क्या कहा है कि जब वायु के कण एक नुकीले चालक आवेशित के संपर्क में आते हैं तो वो कण, हवा के कण जब उसके संपर्क में आते हैं तो हवा के कण भी क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अब हवा के कण आवेशित, इधर ये भी आवेशित, दोनों पर चार्ज होता है सेम, और सेम सेम चार्ज एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, वो वहां से दूर चले जाते हैं। अब वहां पर नए वायु के कण आते हैं, फिर वो आवेशित होते हैं, वो ही चले जाते हैं, फिर और नए कण आते हैं, वो आवेशित होते हैं, वो भी चले जाते हैं। यह क्रिया है वो लगातार बार बार चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? आवेश बाहर की ओर निकलना जारी रहता है, उसको बोलते हैं संवहन विसर्जन। और ये एक धारा के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं विद्युत पवन। ये था अपना स्थिर वैद्युतिकी का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल जानकारी। कल हम बात करेंगे नियम के बारे में। किसके? कूलाम के नियम के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगली क्लास के साथ खुद भी जुड़ना और 2 बच्चों को और भी जोड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।